एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक विधवा लड़की अपनी सास शोभा और ससुर विनोद के साथ रहा करती थी। मीना के सास ससुर उसे जरा भी पसंद नहीं करते थे और उसे हर समय खरी खोटी सुनाया करते थे। ऐसे ही एक बार मीना मंदिर से पूजा करके घर जाती है और घर जाती ही विनोद मीना को देखकर शोभा से बोलता है, लो आ गई तुम्हारी कलमोही बहू मंदिर से घर। अरे मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि इस विधवा को मंदिर में मत जाने दिया करो। इस विधवा की वजह से सभी गांव वाले मुझे ताने मारते हैं। क्यों जी, यही कलमुही पसंद आई थी ना आपको हमारे बेटे के लिए? आप ही गए थे ना इसको देखने के लिए। करवा दी ना हमारे बेटे की शादी और देख लिया क्या नतीजा निकला। आते ही हमारे बेटे को निकल गई। अरे गलती हो गई मुझसे, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़े थे जो मैंने इस मनहूस की शादी अपने बेटे से करवाई। इस तरह से विनोद अपनी बहू को खरी खोटी सुनाकर चला जाता है और बेचारी मीना चुपचाप घर का काम करने लगती है। तभी वहाँ शोभा आती है और अपनी बहू के बाल खींचती हुई उससे बोलती है, क्यों रे कलमुही, मैंने तुझे कल रात को कहा था ना कि सुबह मुझे अपनी सहेली के घर पार्टी में जाना है, तो मेरी साड़ी धो दियो। पर माँ जी, मैंने तो आपकी साड़ी धो दी थी और वो तो बाहर तार पर ही रखी होगी ना। अरे वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि तार पे मेरी गीली साड़ी रखी है। अगर तूने उसे समय से उतार के प्रेस करके सुखा दिया होता तो आज मैं अपनी सहेली के घर पे होती। आज तेरी वजह से मैं अपनी सहेली के घर पार्टी में नहीं जा पाई। अब मैं तो तुझे इसकी सजा देकर ही रहूंगी। पर माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे छोड़ दो। सारी गलती ना तेरी ही है, अब चल तो मेरे साथ। इस तरह से शोभा मीना को खींचते हुए बाहर ले जाती है और उसे पूरी तरह से गीला कर उससे बोलती है, जैसे पूरी रात मेरी साड़ी बाहर गीली तार पर टंगी रही थी ना, वैसे ही आज पूरे दिन और रात तू गीले कपड़ों में बाहर ही खड़ी रहेगी। यही तेरी सजा है। इतना बोलकर शोभा अंदर चली जाती है और तभी वहाँ से रमन नाम का एक व्यक्ति गुजर रहा होता है और जब वो भीगी मीना को देखता है तो उसे देखते ही उसके सर पर मीना को अपनाने का भूत सवार हो जाता है और वो घर जाकर अपने माँ बाप से बोलता है, माँ, आज मैंने एक विधवा लड़की को देखा, वो बहुत सुंदर थी, मुझे उसी से शादी करनी है। अरे बेटा, तू पागल हो गया है क्या? मैं एक विधवा लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती। आपको जिसे अपने घर की बहू बनानी है बना लो, पर बीवी तो वही विधवा लड़की बनेगी मेरी। इस तरह से रमन अब मीना के ऊपर नजर रखने लगता है और जहाँ जहाँ मीना जाती है वहाँ उसका पीछा करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम को मीना बाजार से घर जा रही होती है तो रमन उसका रास्ता रोक लेता है। उस दिन रमन भी नशे की हालत में होता है और भरी बाजार में मीना का हाथ पकड़कर उससे बोलता है, मुझे तो इस सफेद साड़ी में अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं आज तुझे रंगीन करने लाया हूँ। कौन हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। कौन हूँ मैं? अभी पता चल जाएगा मेरी दिलरुबा। इतना बोलकर रमन अपनी जेब से सिंदूर निकालकर मीना की मांग भर देता है। ये देखकर गांव के सभी लोग बहुत हैरान होते हैं, जिसके बाद पूरे गांव में पंचायत बैठती है, पर रमन की माँ इस रिश्ते को नहीं अपनाती, जिस पर शोभा पंचायत वालों से बोलती है, सरपंच जी, पूरा गांव गवाह है कि इस नशेड़ी लड़के ने मेरी विधवा बहू की मांग भरी है, इसीलिए अब मेरी बहू इनके घर की इज्जत है। अगर ये इज्जत से इसको अपने साथ नहीं लेकर गए तो मुझे मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। रमन की माँ, शोभा बिल्कुल सही कह रही है। जिस तरह से तुम्हारे बेटे ने एक विधवा की इज्जत को तार तार किया है, इसकी यही सजा है कि वो उसे अपनी बीवी बनाकर रखे। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो हमें इसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाना भी पड़ सकता है। अब ना चाहते हुए भी रमन की माँ को मीना को अपने घर की बहू बनाना पड़ता है, जहाँ रमन की माँ मजबूरी में मीना को अपने घर की बहू बनाकर लाती है। तो वहीं शोभा बहुत खुश होती है और अपने पति विनोद से बोलती है, अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ जी, आज मेरे सर से एक बला टल गई। क्या तुम खुश हो? अरे उस मीना की वजह से हमारी नाक कट गई और तुम खुश हो? अरे कोई नाक वाक नहीं कटी हमारी, और वैसे भी हम तो यही चाहते थे कि इस मनहूस से हमारा पीछा छूट सके। और मैंने क्या किया, मौके पे चौका मार दिया और उस लड़के ने नशे की हालत में हमारी विधवा बहू की मांग भर दी और मैंने पूरे होशो हवासों में रहकर अपनी विधवा बहू को उसके घर की इज्जत बना डाली। अरे वाह मेरी शोभा,
इस तरह से शोभा के सर से उसकी विधवा बहू का बोझ खत्म हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर बेचारी मीना अपने नए ससुराल में आकर मन ही मन सोचती है, मीना अब यही तेरी किस्मत है, जैसा भी है अब यही तेरा ससुराल है। शायद अब मेरी जिंदगी में भी बहुत जल्द खुशियाँ आ जाए और क्या पता रमन जी भी सुधर जाए। शायद वो मुझसे सच में बहुत प्यार करते हैं, तभी तो उन्होंने सबके सामने मेरी मांग भरी। मीना ये सोचकर बहुत खुश हो रही होती है कि अब उसकी जिंदगी में भी खुशियाँ होंगी। मीना ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी रमन एक लड़की के साथ कमरे में आता है और जब मीना इसका विरोध करती है तो रमन उसे खूब पीटता है और अपने कमरे से धक्के मारकर निकाल देता है। ये देखकर मीना फूट फूट कर रोने लगती है और तभी वहाँ रमन की माँ आती है जो मीना से बोलती है, अरे अब रो क्यों रही है? मुझे तो पहले से ही पता था मेरा बेटा तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। वो तो तू उसकी नजरों को भाग गई थी, इसलिए उसने तेरी मांग भर दी। और एक बात याद रखना, तू इस घर की कोई बहुरानी नहीं है, वो तो पंचायत की वजह से हमें तुझे यहाँ रखना पड़ रहा है। तू इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी है, तो इसीलिए तू हमेशा अपनी हद में रहना, समझी? इस तरह से रमन की माँ मीना को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। समय यूं ही बीत जाता है। अब रमन और उसकी माँ मीना पर खूब अत्याचार करते हैं। अत्याचार सह सह कर अब मीना अपनी जिंदगी से हार मान लेती है और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को अपनी जिंदगी बना लेती है और खुद से बोलती है, हे माता रानी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई थी जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? जब मेरे पहले पति जिंदा थे बस तब तक मुझे ससुराल का सुख मिला। उनके जाने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ अत्याचार ही सहा, पहले विधवा बनकर और अब सुहागन बनकर। मीना अब इसी तरह से अपनी जिंदगी को कोसती और अपनी सास और पति के अत्याचारों को सहती रहती। ऐसे ही एक दिन मीना छत के किनारे खड़ी होकर कपड़े उतार रही होती है कि तभी रमन की माँ पीछे से आकर मीना को धक्का देने ही वाली होती है कि मीना वहाँ से हट जाती है और रमन की माँ नीचे गिर जाती है। ये देख मीना जल्दी से अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ वो अपनी सास को अपना खून देती है और इस तरह से रमन की माँ की जान बच जाती है। पर जब रमन की माँ होश में आती है और उसे सच्चाई का पता चलता है तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो मीना से बोलती है, मैंने तुझ पर इतना अत्याचार किया, मेरे बेटे ने तुझ पर इतना अत्याचार किया, मैंने तुझे आज जान से मारने की कोशिश भी की और फिर भी तूने आज मेरी जान बचाई। माँ जी वो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। अब आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। मीना के दयालुता देखकर रमन की माँ को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है और वो दिल से मीना से माफी मांगती है। तो वहीं दूसरी ओर जब रमन को मीना के बारे में पता चलता है तो उसे भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और जिसके बाद रमन अय्याशी करना और शराब पीना छोड़ देता है। जिसके बाद रमन और उसकी माँ दोनों ही मीना को दिल से अपना लेते हैं और इस तरह से मीना की जिंदगी में खुशी की सौगात आ जाती है। सुरेखा अपनी गरीब माँ पुष्पा और अपने छोटे भाई रतन के साथ रहा करती थी। सुरेखा बहुत छोटी थी जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसके पिताजी के देहांत के बाद उसकी माँ पुष्पा ने ही अकेले दोनों भाई बहनों को पाला पोसा था और उनको पढ़ाया लिखाया था। सुरेखा अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आती है पर वो देखती है कि उसकी माँ घर पर नहीं है। जिसके बाद सुरेखा अपने छोटे भाई रतन से बोलती है, रतन, माँ कहाँ है? आज मैं इतने दिनों बाद घर आई हूँ और माँ घर पर नहीं। दीदी तुम कैसी बात कर रही हो? भला इस समय माँ कहाँ जा सकती है? माफ करना छोटे, भूल गई थी। अच्छा तू घर में ही रहना और पढ़ाई करना, मैं भी माँ से मिलकर आती हूँ। इतना बोलकर सुरेखा अपनी माँ के पास जाती है, जहाँ रोड के साइड पर सुरेखा की माँ पुष्पा नान और दाल मखनी बेच रही होती है। अब सुरेखा आराम से जाती है और अपनी माँ की आंखें बंद कर कर बोलती है, कौन है? पहचानो कौन? पुष्पा सुरेखा की आवाज सुनते ही सुरेखा को पहचान जाती है और हंसती हुई अपनी बेटी से बोलती है, पहचान लिया, मेरी प्यारी बिटिया सुरेखा, जो कि आज 5 साल बाद अपनी हॉस्टल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करके घर आई है। अब सुरेखा अपनी माँ के सामने आती है।
और दाल मखनी खाते हुए अपनी माँ से बोलती है। माँ, आपके हाथों में आज भी वही स्वाद है जो 5 साल पहले था। आप खाने में क्या डालते हो? आप जानते हो, मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की, वहाँ हर तरह का खाना बनाना सीखा। अब आपकी बेटी बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी शेफ बन जाएगी। पर अब तक मेरे हाथों को वो स्वाद नहीं जो आपके हाथ की दाल मखनी में है माँ। बेटा, ये एक जादुई दाल मखनी है। इसके बारे में मैं तुझे अभी नहीं बता सकती। तू मेरे साथ घर चलना, फिर मैं तुझे इस जादुई दाल मखनी के बारे में बताऊंगी। क्या माँ, आप भी ना, आपकी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। सुरेखा अपनी माँ पुष्पा से बात कर ही रही होती है कि तभी कुछ ग्राहक आ जाते हैं, जो सुरेखा को देख पुष्पा से बोलते हैं। अरे पुष्पा बहन, ये तुम्हारी ही बेटी है ना, जिसके बारे में तुम बताया करती थी? हाँ भाई साहब, और वैसे आज आपके ऑफिस के लिए कितने एम्प्लॉय के लिए दाल मखनी पैक कर दूं? अरे पुष्पा बहन, आपके हाथों की दाल मखनी तो मेरे ऑफिस के सभी स्टाफ को पसंद है, इसीलिए तो वो अपने घर से सब्जी नहीं लेकर आते। अब तो आप समझ ही गई होंगी कि मुझे कितनी दाल मखनी चाहिए। अब पुष्पा कुछ दाल मखनी पैक करके देती है और वह आदमी दाल मखनी लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से शाम हो जाती है और पुष्पा अपना ठेला लेकर अपनी बेटी सुरेखा के साथ घर चली जाती है। घर जाने के बाद सुरेखा अपनी माँ पुष्पा से बोलती है। माँ, आज मैं तुम्हारे पास आई थी, तब तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी दाल मखनी कोई साधारण दाल मखनी नहीं बल्कि जादुई दाल मखनी है। मुझे तो लगा था कि तुम मजाक कर रहे हो, परंतु जब मैंने वहाँ आते हुए हर ग्राहक को देखा तो मुझे विश्वास होने लगा कि शायद तुम मजाक नहीं कर रही। माँ, मुझे बताओ ना, तुम्हारी ये दाल मखनी जादुई कैसे हुई? बेटा, जब तू और रतन बहुत छोटे थे ना, तब तेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। उस समय मुझे कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारी परवरिश कैसे करूं। इसीलिए मैंने खुदकुशी करने का फैसला किया। और एक दिन जब तू और रतन सो रहे थे, तब रात के अंधेरे में मैं पहाड़ी से कूदने के लिए चली गई। फ्लैशबैक। पुष्पा पहाड़ियों से कूदकर खुदकुशी करने वाली ही होती है कि तभी वहाँ एक साधु आ जाता है और वो पुष्पा को पकड़ लेता है और उससे खुदकुशी करने की वजह पूछता है, जिस पर पुष्पा साधु से बोलती है। गुरुजी, मेरे पास मरने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे पति मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर चले गए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूं। लेकिन ये समाज मुझे और मेरे बच्चों को जीने नहीं दे रहा। मैंने सोचा कि मैं नान और दाल मखनी बनाकर बेचूं, लेकिन मुझे अपने पति जैसा दाल मखनी बनाना नहीं आता। मैं क्या करूं? बस इसीलिए मैंने मरने का फैसला लिया। मरना जिंदगी का हल नहीं होता बेटी, और तुम तो चली जाओगी, पर क्या तुमने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में सोचा जो अपनी माँ के लिए जी रहे हैं? तुमने कभी सोचा कि तुम जब इस दुनिया से चली जाओगी तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? साधु की बातें सुनकर पुष्पा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो साधु से बोलती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, मैं अनजाने में बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। लेकिन गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पति के पास एक ठेला था जिस पर वो नान और दाल मखनी बनाकर बेचा करते थे, लेकिन मुझे उनके जितना स्वादिष्ट दाल मखनी बनाना नहीं आता और मेरे सारे ग्राहक मुझसे नाराज होकर चले गए। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूं। पुष्पा की दुख भरी कहानी सुनकर साधु पुष्पा को अगले दिन अपनी कुटिया में आने को कहता है। अब अगले दिन पुष्पा साधु की कुटिया में जाती है, जहाँ साधु पुष्पा को एक मंत्र सिखाते हैं। ओम गुरु गुरु गुरुदेवाय नमः। पुत्री, जब तुम इस मंत्र को पढ़कर दाल मखनी बनाओगी तो वो अति स्वादिष्ट बनेगी। अन्नपूर्णा देवी नमः, स्वास्थ्य देवी नमः। और जब तुम इस मंत्र को पढ़ोगी तो तुम्हारी जादुई दाल मखनी को खाने वाला हर रोगी व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। ये कुछ मंत्र हैं जो सिर्फ तुम अपनी दाल मखनी के लिए ही प्रयोग कर सकती हो। इन मंत्रों से जब तुम अपनी दाल मखनी बनाओगी तो तुम्हारी दाल मखनी जादुई दाल मखनी में बदल जाएगी। पुष्पा साधु से वो 2 मंत्र सीख जाती है और घर आकर जब दाल मखनी बनाती है
तो उस दाल मखनी पर वो मंत्र पढ़कर फूंकती है। मंत्र फूंकते ही दाल मखनी में से एक तेज रोशनी निकलती है, जिसके बाद पुष्पा दाल मखनी को बेचने के लिए बाहर जाती है। और जब ग्राहक पुष्पा के हाथों की दाल मखनी खाते हैं तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। बस बेटा, उस दिन से उस मंत्र की मदद से मैंने जादुई दाल मखनी को बेचना शुरू किया और धीरे धीरे इतनी अच्छी कमाई होने लगी मेरी कि मैंने तुम दोनों की बहुत अच्छी परवरिश की और तुझे दूर भेज सकी ताकि तू जो बनना चाहती थी वो बन सके। माँ, अगर ऐसा है तो ये मंत्र मुझे भी सिखाओ ताकि मास्टर शेफ का खिताब मैं ही जीत सकूं। सुरेखा के कहने पर पुष्पा उसे वो जादुई मंत्र सिखा देती है, जिसका उपयोग सुरेखा दाल मखनी बनाने में करती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सुरेखा का कंपटीशन शुरू हो जाता है। सुरेखा अपने कंपटीशन में दाल मखनी बनाती है और मंत्र के कारण उसकी दाल मखनी इतनी स्वादिष्ट बनती है कि वहाँ के सभी जज सुरेखा को मास्टर शेफ का खिताब देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस तरह से सुरेखा मास्टर शेफ का खिताब जीत जाती है। लेकिन तभी अचानक मंच पर आग लग जाती है और उस आग में काफी लोग जल जाते हैं। बहुतों की हालत गंभीर हो जाती है तो कुछ की हालत नॉर्मल होती है। तभी सुरेखा को अपनी माँ का दूसरा मंत्र याद आता है। माँ ने बताया था कि दूसरा मंत्र भी दाल मखनी के लिए ही है। अगर मैं उस मंत्र को पढ़कर दाल मखनी फूकूंगी तो उस मखनी में ऐसी शक्तियाँ प्रवेश होंगी जिससे उस दाल मखनी को खाने वाला हर व्यक्ति ठीक हो जाएगा। मुझे अपनी जादुई दाल मखनी का इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं मासूम लोगों की जान बचा सकूं। सुरेखा जल्दी से दाल मखनी बनाती है और उस दाल मखनी में उसी मंत्र को पढ़ती है। अन्नपूर्णा देवी नमः, स्वास्थ्य देवी नमः। अब सुरेखा उस दाल मखनी को बीमार व्यक्तियों के पास ले जाती है और सभी को थोड़ी थोड़ी दाल मखनी खिलाती है। उस दाल मखनी को खाने के 24 घंटे के अंदर अंदर सभी बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक होने लगती है। ये देखकर वहाँ के सभी डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं और सुरेखा खुद भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद सुरेखा को अपनी माँ की कही सभी बातों पर विश्वास हो जाता है और इस तरह से आने वाले समय में सुरेखा और पुष्पा इसी तरह से जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। सफेद बालों वाली बहू। यूं तो चांदनी एक खुश मिजाज लड़की थी, परंतु उसके सफेद बाल उसे खुश नहीं रहने दिया करते थे। एक बार की बात है, चांदनी बाहर मार्केट में सामान लेने जाती है। तभी उसकी टक्कर एक आदमी से होती है और वो आदमी चांदनी से बोलता है, अरे अरे माफ करना आंटी जी, मैंने आपको देखा नहीं। क्या कहा? आंटी? अरे आंटी होगी तेरी बीवी। बुढ़े, अपनी उम्र और मेरी उम्र देखी है? तू मेरी बाप की उम्र का है और मुझे आंटी बोल रहा है? सॉरी मैडम, मैंने आपको देखा नहीं। मेरी नजर सिर्फ आपके इन सफेद बालों पर गई तो मुझे लगा कि आप कोई बुजुर्ग महिला हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा। इस तरह से वो आदमी माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है और चांदनी भी शॉपिंग करके घर आ जाती है। गुस्से में सारा सामान बेड पर पटक कर वो बैठ जाती है। तभी वहाँ उसकी माँ रीना आती है और चांदनी को गुस्से में देखकर उससे बोलती है, अरे क्या हो गया मेरी बेटी को आज? मेरी बेटी इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही है? माँ, अगर इस उम्र में मुझे कोई बूढ़ी आंटी या दादी बोलेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा? अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत हो और जाकर तैयार हो जा। भूल गई क्या, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। कुछ ही समय में वो लोग घर आते होंगे। जा, अब जाकर जल्दी से तैयार हो जा। रीना के बोलने पर चांदनी जल्दी से जाकर तैयार हो जाती है और कुछ ही देर में लड़के वाले उसे देखने के लिए आ जाते हैं और रीना लड़के वालों से बात करने लगती है। इसी बीच लड़के की माँ रीना को लड़की दिखाने के लिए कहती है और कुछ देर बाद चांदनी अपने हाथों में चाय की ट्रे लेकर लड़के वालों के सामने आती है, परंतु लड़का चांदनी के सफेद बाल देखकर उससे बोलता है, धन्यवाद आंटी जी। अरे बहन जी, अब तो तुम जल्दी से अपनी बेटी को बुलवा दो। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब हम बस एक बार देख लें तो ये रिश्ता भी पक्का कर देंगे। लड़के वालों की ये बात सुनकर चांदनी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में चाय की ट्रे टेबल पर रखती है और उन लोगों से बोलती है, मैं ही हूँ वो लड़की जिसे तुम लोग देखने आए हो। तुम लोगों को मेरे सफेद बाल ही नजर आ रहे हैं, मैं नहीं नजर आ रही। अरे मेरे सिर्फ सफेद बाल हैं, मैं बुढ़िया नहीं हूँ। चांदनी लड़की वालों पर भड़क जाती है, जिसके बाद रीना चांदनी को शांत करती है
और उसे कमरे में जाने को कहती है। अब रीना लड़के वालों से माफी मांगती हुई बोलती है, अरे बहन जी, चांदनी की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। दरअसल हर कोई उसके सफेद बालों का मजाक बनाता है, कोई भी उसके साथ सीधे मुंह बात नहीं करता, बस इसीलिए वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी होती जा रही है। अरे बहन जी, जो सच है इंसान तो वही बोलेगा ना, और ऐसी लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते हैं। माफ कीजिएगा बहन जी, चल बेटा। लड़के वाले रिश्ता तोड़कर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद चांदनी अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मेरे सफेद बालों की वजह से इन लोगों ने भी रिश्ता तोड़ दिया ना। माँ, मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपने बालों में कलर करूंगी। अब मैं और भीड़ में अपना मजाक बनता हुआ नहीं देख सकती। मैं भी चाहती हूँ कि लोग मुझे पसंद करें, मेरे साथ रहे। बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि तुझे तेरी खुशियाँ मिले, पर एक झूठ के साथ नहीं। तू खुद सोच, अगर आज तू बाल में कलर करवा लेगी और किसी से शादी कर लेगी, और कल को जब वो कलर तेरे बालों से निकलेगा तो लोगों को तेरे सफेद बालों का सच पता चल जाएगा, और जब उन्हें तेरी सच्चाई का पता चलेगा तो क्या होगा? सोचा है तूने? माँ, मैं कल के बारे में इतना नहीं सोचती। मैं आज में जीने वाली लड़की हूँ, और आज मैंने सोच लिया है कि मैं अपने बालों में कलर करवाऊंगी और अपने सफेद बालों को काला करूंगी। फिर देखना कैसे मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगती है। इस तरह से चांदनी अपने सफेद बालों में कलर करवा लेती है और अपने बालों को काला कर लेती है। काले बाल होने के बाद उसकी शादी भी एक बहुत अच्छे घर में राजीव नाम के लड़के से हो जाती है। चांदनी ससुराल में जाकर बहुत खुश थी, परंतु अब उसके बालों का कलर धीरे धीरे निकल रहा था। अब उसके सफेद बाल नजर आने लगे थे। ऐसे ही एक दिन चांदनी रसोई में होती है, तभी वहाँ उसकी सास रुक्मणी आ जाती है और वो अपनी बहू के सफेद बाल देखकर उससे बोलती है, बहू, तेरे बालों को क्या हो गया? तेरे बाल अचानक से सफेद कैसे हो गए? ये सुनते ही चांदनी अपने सफेद बालों को छुपाने लगती है और अपनी सास से बोलती है, अब माँ जी, ये तो नेचुरल है, एक आधे बाल तो हर किसी के सफेद हो जाते हैं। इस तरह से चांदनी अपने सफेद बालों का बहाना बना लेती है और कमरे में जाकर खुद से बोलती है, क्या करूं? मैंने जो अपने बालों में कलर करवाया था उसका असर अब खत्म हो रहा है। अब मुझे बाहर जाकर अपने बालों में फिर से कलर करवाना होगा। पर मेरी पुरानी ख्यालात की सासू माँ मुझे तो घर से बाहर ही नहीं जाने देती। अब मैं क्या करूं? इस तरह से चांदनी बाहर जाने के मौके देखने लगती है, परंतु रुक्मणी के होते हुए वो घर से बाहर नहीं जा पाती और धीरे धीरे उसके बालों का कलर भी खत्म होने लगता है। अब आधे से ज्यादा बाल चांदनी के सफेद नजर आने लगते हैं। ये देखकर रुक्मणी को उसके सफेद बालों का राज पता चल जाता है और एक दिन वो गुस्से में चांदनी से बोलती है, बहू, ये सब क्या है? तुम्हारे बाल धीरे धीरे सफेद कैसे हो रहे हैं? तुम्हें अभी घर में आए 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम्हारे आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे सारे बाल सफेद हों और तुमने हम लोगों को धोखा दिया हो? रुक्मणी की ये बात सुनकर अब ना चाहते हुए भी चांदनी को अपने सफेद बालों का सच बताना पड़ता है। चांदनी के सफेद बालों का सच सुनकर रुक्मणी उससे बहुत नाराज होती है और उससे बोलती है, बहू, ये तुमने हमारे साथ सही नहीं किया। अगर हमें पहले पता होता कि तुम्हारे बाल सफेद हैं तो हम अपने बेटे राजीव की शादी तुमसे कभी नहीं करते। तुम नहीं जानती, पर तुम्हारे ये सफेद बाल हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। तुम्हारी वजह से अब हमें लोगों के बीच मजाक का पात्र बनना पड़ेगा। पर माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं इकलौती तो नहीं हूँ जिसके सफेद बाल हैं। रुक्मणी चांदनी की एक नहीं सुनती और उससे बात करना बंद कर देती है, परंतु राजीव अपनी बीवी चांदनी का साथ देता है और उससे बोलता है, चांदनी, तुम फिक्र मत करो, माँ शुरू से ही ऐसी है। वो कुछ दिन तुमसे नाराज रहेंगी, परंतु कुछ दिनों में पहले की तरह ठीक हो जाएंगी और मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इन सफेद बालों से। मुझे तुमसे प्यार है, ना कि तुम्हारे बालों से। और रही सफेद बाल की बात, तो आजकल पॉल्यूशन ही इतना ज्यादा हो रहा है कि आधे से ज्यादा जनरेशन के बाल सफेद हो रहे हैं। पर ये बात माँ जी को कौन समझाएगा? मैं और मेरी शैतान बहन रूबी है ना, जो लंदन में पढ़ाई कर रही है, वो परसों ही घर आ रही है। अब वही माँ की सोच बदल सकती है, बस तुम देखती रहना। अब राजीव अपनी बहन रूबी को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। अब 2 दिन बाद रूबी घर आ जाती है और जब वो घर आती है तो उसकी माँ अपनी बेटी के सफेद बाल देखकर उससे बोलती है, रूबी बेटा, ये तेरे बालों का कौन सा हेयर स्टाइल है?
माँ अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, विदेश हो या देश, हर जगह पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है कि हर 10 में से 8 लोगों के बाल सफेद होते जा रहे हैं। उनमें से एक मैं भी थी। मेरे बाल सफेद हो गए माँ, तो मैंने सोचा क्यों ना कलर करवा लूं, और फिर मैंने सफेद कलर करवा लिए। अब मेरे बालों को देखो, अब मेरे बाल चांदी जैसे चमकते हैं, और इसमें मेरे सफेद बाल भी छुप गए, और किसी को पता भी नहीं चलता कि मेरे सफेद बाल हैं। क्यों, अच्छा आइडिया है ना माँ। जब रुक्मणी खुद की बेटी के सफेद बालों को देखती है तो उसकी सोच बदल जाती है और उसकी नाराजगी भी धीरे धीरे चांदनी से खत्म होने लगती है, जिसके बाद रुक्मणी चांदनी के साथ एक बार फिर से पहले की तरह रहने लगती है। और इस तरह से राजीव और रूबी का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है।